कमरे में माहौल पहले से ही भारी था, लेकिन तभी विक्रांत सर की तेज आवाज ने सब कुछ चीर कर रख दिया। थोड़ा सोचकर बात कीजिए। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। डर इस बात का कि कहीं आज कोई ऐसा सच ना उघड़ जाए जिसे वो खुद सुनने के लिए तैयार ना हो। लेकिन सामने खड़ा वो लड़का किसी तूफान की तरह था। उसकी सांसें तेज, आंखें लाल और आवाज इतनी सख्त कि लगता था बरसों से जमा हुआ दर्द अब लावा बनकर फूटने वाला है। सच से डरना बंद करो सर, उसने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उनको सजा मिलती है जो सच छुपाते हैं, और मैं सच छुपाने नहीं उजागर करने आया हूं, जैसे अब तुमने किया। आंखों देखा सच मैं खुद सामने लाऊंगा। कमरे में बैठे हर चेहरे पर स्त्री की तरह तनाव पड़ा था। दादी हल्का सा कांपी, उनकी उंगलियां चादर को भींचे हुए थी, लेकिन लड़के की निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति पर थीं। वो महिला जिसकी आंखों में डर, बेचैनी और अपने बचाव के हजार आंसू तैर रहे थे। सच्चाई ये है, लड़के ने एक एक शब्द काटकर कहा, कि पहले इन्होंने मेरे बाबा को मारा और अब मेरी मां को मारने की कोशिश कर रही हैं। यह आरोप सिर्फ शब्द नहीं, तीर की तरह कमरे की दीवारों से टकराए। कई पल तक कोई भी बोल नहीं पाया। हवा तक रुक गई थी। अगर यकीन नहीं आता तो पूछिए ना, पूछो उनसे। उसकी आवाज में चुनौती थी, जैसे वो खुद चाहता हो कि इस झूठ की दीवार आज ही गिर जाए। लेकिन विक्रांत के चेहरे पर उलझन ने जगह बना ली। वो एक पल दादी की तरफ देखते, अगले ही पल आरोपी महिला की ओर। तभी दादी ने कांपती आवाज में कहा, जो हुआ मैं वही बता रही हूं। दादी के शब्दों ने कमरे की दिशा ही बदल दी। अब लड़के के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक आई। डैड, आप दादी को क्यों डांट रहे हैं? एक और आवाज उठी। इस बार घर का सबसे मासूम दिल बोल रहा था। जो सच में हुआ वही तो दादी बता रही हैं। दादी की आंखें भर आईं। उनकी तरफ खड़े बच्चे ने सच्चाई का साथ दिया था, और ये वो पल था जिसने पूरी कहानी की रीढ़ हिला दी। बेटा प्लीज चुप हो जाओ, किसी ने समझाने की कोशिश की, पर बच्चे के पास जवाब तैयार था। क्यों चुप हों, सच क्यों छुपाएं? लड़के ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कंपन नहीं, दृढ़ता थी। दादी सच बोल रही हैं, और इससे यह साबित होता है कि मैं किसी पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहा। ये वाकई में घर से बाहर गई थीं, पूरी प्लानिंग के साथ मेरी मां को मारने की कोशिश करने। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। किसी ने गहरी सांस ली, किसी ने पसीना पोंछा, लेकिन हर कान उसी लड़की की धड़कन सुन रहा था जिस पर आरोप लगा था। उसकी आंखों में सन्नाटा था, जैसे उसने हर जवाब निगल लिया हो। अब लड़का नहीं, बल्कि हालात बोल रहे थे। और तभी पृष्ठभूमि में एक और कहानी उभरने लगी, ऐश्वर्या की। वो इस वक्त शायद कहीं अपने कमरे में खुशी मना रही थी, क्योंकि मन्नत की जिंदगी को बर्बाद करने में वो सफल हो चुकी थी। उसकी मुस्कान मानो ये बता रही थी कि लोगों की टूटती जिंदगियां भी कभी-कभी किसी के लिए जीत का जश्न बन सकती हैं। उधर मन्नत ने भी ठान लिया था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो विक्रांत का विश्वास जीत कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितने ही झूठ, कितने ही धोखे और कितने ही साजिशों का सामना क्यों ना करना पड़े। कमरा अब सिर्फ एक कमरा नहीं रहा, ये अदालत बन चुका था, जहां हर सांस गवाही थी और हर शब्द एक नया मोड़। घर के भीतर फैली खामोशी अब इतना गहरा रूप ले चुकी थी कि लगता था जैसे हर दीवार में छिपे हुए कान आज सब कुछ सुन लेना चाहते हों। सभी की नजरों का बोझ उस एक महिला पर था, नीतू सलूजा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं, जैसे सच और झूठ के बीच फंसी उसकी धड़कनें बाहर निकलने को तड़प रही हों। लेकिन सच सामने खड़ा था, और झूठ अब बिना सहारे का हो चुका था। तभी लड़के की आवाज फिर गूंजी, धीमी लेकिन धारदार। आप पूछ क्यों नहीं रहे विक्रांत सर? डर लग रहा है कि जो सामने आएगा वो आपकी उम्मीदों से बड़ा सच होगा? उसका हर शब्द एक सुई की तरह दिल में चुभ रहा था। विक्रांत की आंखों में उथल-पुथल साफ दिख रही थी। एक तरफ अपने परिवार की इज्जत, और दूसरी तरफ सामने खड़ा सच जो बार-बार उन्हें पकड़कर हिला रहा था। नीतू ने इस बार बोलने की कोशिश की, मगर उसके शब्द उसके ही होंठों पर अटक गए। मैं बाहर नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, दादी की थरथराती आवाज कमरे के कोने से आई। गई थीं, मैंने दरवाजे की आवाज खुद सुनी थी। रात के उस पहर कोई अपने कमरे से चुपचाप क्यों निकलता है?
दादी के शब्दों ने जैसे फैसले को और भारी कर दिया। उनके बयान में वो डर भी था और वो अनुभव भी, जो बड़े बुजुर्गों की आंखों में सच की तरह झलकते हैं। अचानक नीतू के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से, डर से या अपराध के बोझ से। इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा था, लेकिन कमरे में मौजूद हर आंख देख सकती थी कि उसकी बातों में वो मजबूती नहीं थी जो किसी निर्दोष इंसान की होती है। लड़का एक कदम और आगे बढ़ा। अब उसकी आवाज में उतावलापन नहीं था, बल्कि वो शांति थी जो किसी ऐसे व्यक्ति में आती है जो हर सबूत, हर दर्द और हर याद को अपने साथ लेकर खड़ा हो। आप क्यों ऐसा करेंगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि मेरी माँ को चोट पहुँचाने के पीछे कोई एक नहीं, कोई सोची समझी चाल है, और उस चाल का हर धागा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ता है। नीतू की आंखें फैल गईं। अब वो वाकई कांप रही थीं। विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी जगह से उठते हुए पूछा, क्या तुम सच में मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? ये सवाल कमरे के हर कोने में गूंजा। लड़के ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सच्चाई को जुबान दे रहा हूं, इल्जाम नहीं। अगर आप चाहें तो मैं सबूत भी ला दूंगा, लेकिन उससे पहले आप उनसे पूछिए कि वो उस रात कहाँ गई थीं। वातावरण अचानक इतना भारी हो गया कि हर आदमी ने अपनी नजरें जमीन की ओर झुका ली। नीतू अब जवाब देने से बच रही थी। वो इधर उधर देखने लगी, जैसे कमरे का कोई कोना उसकी रक्षा करने आ जाएगा। लेकिन कमरे में अब उसके लिए कोई सहारा नहीं था। तभी छोटे बच्चे की आवाज फिर उठी, निष्पाप लेकिन सच्चाई से भरी हुई। मैंने दादी को दरवाजे की आवाज सुनते देखा था और मैं भी जाग गया था। दादी झूठ नहीं बोलती। बच्चे की बात ने जैसे सच का एक और ताला खोल दिया। नीतू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने एक गिलास पानी उठाकर पीने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी छलककर जमीन पर बिखर गया। अब उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत लगने लगी थी। और इसी उथल पुथल के बीच कहानी का दूसरा मोर्चा, मन्नत और ऐश्वर्या वाला, और तेजी से खुलने लगा। ऐश्वर्या अपनी जीत का जश्न मना रही थी। कमरे में रंग बिरंगी लाइटें, चेहरे पर साफ साफ संतोष की चमक और होठों पर वो मुस्कान जो किसी और की बर्बादी से पैदा होती है। ऐश्वर्या के लिए ये पल किसी पुरस्कार से कम नहीं था। आखिरकार मन्नत की दुनिया मैंने तोड़ ही दी। उसके फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे। कुछ दोस्त हैरान, कुछ प्रशंसा कर रहे थे और कुछ उसके इस खेल की चालाकी पर दाद दे रहे थे। लेकिन ऐश्वर्या को ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ मन्नत अब टूट नहीं रही, वो बन रही थी। उसकी आंखों में सख्ती थी और दिल में बस एक ही जिद, विक्रांत का विश्वास वापस जीतना। मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसने धीरे से कहा। जिसने मुझे गिराने की कोशिश की है, मैं उसे अपने सच से मिटा दूंगी। दोनों औरतें, दो कहानियां, दो मकसद, और इन दोनों के बीच फंसा था विक्रांत, जिसका भरोसा, जिसका फैसला और जिसकी भावनाएं अब इस पूरी जंग का परिणाम तय करने वाली थीं। लेकिन सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि सच को सतह पर आने में देर हो सकती है, लेकिन वो आता जरूर है। कमरे में तनाव अब इतना बढ़ चुका था कि अगर कोई सुई भी गिराता तो उसकी आवाज दिलों तक चुप जाती। विक्रांत की आंखें लगातार नीतू और उस लड़के के बीच घूम रही थीं, जैसे वो सच को पकड़ना चाहते हों। लेकिन सच अब धुएं की तरह हर तरफ फैल चुका था। नीतू की सांसें बेकाबू थीं। उसके चेहरे पर अपराध और डर का ऐसा मिला-जुला रंग था, जिसे छिपाना अब उसके बस में नहीं। लेकिन तभी, एक नए मोड़ की तरह उसने अचानक जोर से रोना शुरू कर दिया। ऐसा रोना जो किसी निर्दोष का भी हो सकता है, और किसी दोषी की आखिरी चाल भी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, उसने फूट फूट कर कहा। लेकिन ये आंसू भी कमरे में बैठे किसी के दिल को साफ नहीं कर पाए। सबको लग रहा था कि ये आंसू सच को धोने का अंतिम प्रयास है, लेकिन जो सच अंदर सुलग रहा है, वो किसी भी पानी से बुझने वाला नहीं था। विक्रांत, जो अब तक खामोश दिख रहे थे, अचानक गहरी सांस लेते हुए बोले, अगर तुम सच में निर्दोष हो, तो डरो मत। सच को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं होती। नीतू के होंठ कांपते हुए खुले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, फिर भी कह ना पाए। लड़के ने मौका नहीं छोड़ा। डर क्यों लग रहा है? उसकी आवाज कम थी, लेकिन उसमें एक अजीब आत्मविश्वास था। आपके पास अपनी सफाई का जवाब नहीं है, क्योंकि उस रात आप बाहर गई थीं, और वजह भी कोई साधारण नहीं थी। कमरे में उसकी बात बिजली की तरह गिरी। अब हर नजर नीतू पर थी,
उसके हर भाव पर, हर सांस पर, हर शब्द पर। नीतू ने कांपते हुए कुर्सी का सहारा लिया। मैं किसी को मारने नहीं गई थी, उसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ। लेकिन आगे वो क्या कह पाती, उससे पहले दादी ने तेज आवाज में कहा, झूठ। अगर तुम निर्दोष थी तो चुपके से क्यों गई थी? किसी को बताए बिना क्यों गई थी? दादी की आवाज इस बार पहले से ज्यादा मजबूत थी, और उनकी आंखों में जो दर्द था वो किसी बूढ़ी माँ का नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत का था जिसने जिंदगी भर सच देखा है और झूठ को पहचानना सीख लिया है। वातावरण में धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी लड़के ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये देखिए, उन्होंने कहा, ये वही जगह की पर्ची है जहां वो रात में गई थीं, और ये सबूत मैंने खुद बाहर कूड़ेदान से पाया है। अगर ये निर्दोष होती तो सबूत क्यों छिपाती? नीतू के हाथ से पानी का ग्लास गिर पड़ा। अब उसका चेहरा खून जैसा सफेद हो चुका था। विक्रांत ने पर्ची हाथ में लेते ही महसूस किया कि सच अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और इस बार वे उसे अनसुना नहीं कर सकते थे। इस बीच कहानी के दूसरे हिस्से में ऐश्वर्य अभी भी अपनी चालों में व्यस्त थी। उसने अपने कमरे में बैठकर फोन पर किसी से कहा, सब कुछ सही चल रहा है, मन्नत अब वापस उठ नहीं पाएगी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे लगता है कि उसने दुनिया को अपने इशारों पर नचाना सीख लिया है। कमरे में लाइटें झिलमिला रही थीं और वो अपने ही जश्न में डूबी हुई थी। उसे नहीं पता था कि बाहर एक ऐसी सच्चाई जन्म ले रही है जो उसकी सारी योजनाओं को चूर चूर कर देगी। उधर मन्नत अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हवा तेज थी, लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। मैं टूटूंगी नहीं, उसने खुद से कहा। जिसने मुझे गिराया है उसे मैं अपने सच से हरा दूंगी। मैं विक्रांत का भरोसा जीत कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी और आंखों में वो आग थी जो किसी हार को जीत में बदल सकती है। नीतू की ओर लौटें तो कमरे में उसका सच अब पूरी तरह हिल चुका था। मैं बताती हूं, उसने बमुश्किल कहा। मैं उस रात बाहर गई थी, लेकिन वजह वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि यदि कमरा इतना शांत ना होता तो शायद कोई सुन ही ना पाता। विक्रांत ने रुककर उसकी तरफ देखा। इस नज़र में गुस्सा नहीं, बल्कि जवाब का इंतजार था। नीतू ने कांपते हुए आगे कहा, मैं किसी से मिलने गई थी, किसी ऐसे से जिसे मुझे किसी भी कीमत पर छुपाना था। इस एक वाक्य ने पूरी कहानी में नया तूफान ला दिया। अब आरोप, डर और शक सब मिलकर एक नई दिशा में बहने लगे। विक्रांत ने धीरे से पूछा, कौन था वो? लेकिन जवाब देने से पहले ही नीतू ने अपनी नजरें झुका लीं, और तभी कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। बाहर कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसका नाम सुनते ही नीतू का चेहरा राख हो गया और सबकी आंखों में सवालों का तूफान। कमरा अब एक युद्ध भूमि बनने वाला था, और सच अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। दरवाजा जैसे ही खुला, कमरे में हर दिल ने एक साथ धड़कना बंद किया। बाहर खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया और उसकी परछाई ने नीतू के चेहरे का सारा रंग खींच लिया। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय ही रुक गया हो। दादी ने आंखें चौड़ी कर लीं, बच्चे ने घबराकर अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और लड़के ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तो आखिरकार सच चलकर खुद ही आ गया। आवाज गूंजी और हर नजर उस रहस्यमयी शख्स पर टिक गई। वो नीतू का अतीत था, वो सच जिसे वो हर हाल में दफनाए रखना चाहती थी, लेकिन आज वो खुद चलकर सामने आ गया था। विक्रांत ने धीरे से पूछा, तुम इस समय यहां? उसकी आवाज में हैरानी, शक और टूटन तीनों मिलकर एक ही पल में उभर आए थे। उस आदमी ने बिना झिझक कहा, मैं अपने सच के साथ आया हूं और नीतू का झूठ खत्म करने। नीतू के पैर लड़खड़ा गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्लीज, आज नहीं, ये सब मेरे खिलाफ चाल है। लेकिन नजरें झुक चुकी थी, आवाज टूट चुकी थी। अब वो सिर्फ डर थी, और डर हमेशा सच के सामने कमजोर होता है। वो व्यक्ति बोला, उस रात हाँ, तुम मुझसे मिलने आई थीं और मैं ये बात साबित भी कर सकता हूं, लेकिन तुमने मुझसे सिर्फ मिलकर वापसी नहीं की, तुमने मन्नत की माँ के कमरे के बाहर भी चक्कर लगाया था, और तुम ही ने मुझे बताया था कि उनके कमरे वाली खिड़की ढीली है, अंदर जाने का आसान रास्ता। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांस रुक गई। लड़के ने दबी हुई आग के साथ कहा, तो तुम मानते हो कि नीतू उस रात बाहर गई थी और उसने घर की कमजोरियां किसी को बताईं? आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, और मैं इसके लिए गवाही देने आया हूं। नीतू की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो।
उसने विक्रांत की ओर मुड़ते हुए कहा। आप तो जानते हैं ये मेरा पीछा करता है, ये मुझसे जुनूनी है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो दम नहीं था जो सच बोलने वालों की आवाज में होता है। विक्रांत ने पहली बार कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ाया, और उनकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ विश्वास टूटने पर आता है। अगर ये जुनूनी होता तो रात में तुम मुझसे मिलने क्यों गई थीं? और वो भी बिना किसी को बताए? कमरा चुप हो गया। नीतू ने जैसे बोलने की सारी ताकत खो दी। लड़के ने आखिरी बार किया। सच्चाई ये है कि आप मेरी माँ की जान लेना चाहती थी, क्योंकि आप जानती थीं अगर मेरी माँ ठीक हो गई तो आपके सभी झूठ, सभी चालें, सब खत्म हो जाते। दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने इतना बड़ा गुनाह किया और हम सबको छलती रहीं? उनकी आवाज में वर्षों का दर्द था। कमरे का माहौल जैसे तूफान में तब्दील हो गया। तभी अचानक बाहर से आती तेज कदमों की आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। ये मन्नत थी। वो अंदर आई। उसके चेहरे पे चोटों की थकान तो थी, लेकिन आंखों में हिम्मत का समंदर था। नीतू ने सिर्फ आपकी मां को नहीं, मुझे भी तोड़ने की कोशिश की है। उसकी आवाज स्थिर थी। वो ऐश्वर्या की तरह मुझे गिराना चाहती थी, ताकि सबका ध्यान मुझसे हट जाए और वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। कमरे में सब एक दूसरे को देखने लगे। अब कहानी का हर धागा एक ही तरफ जा रहा था, और उस तरफ नीतू खड़ी थी। मन्नत ने आगे कहा, विक्रांत, मैं जानती हूं कि हालात ऐसे बनाए गए कि आपको मुझ पर शक हो, लेकिन आज सच खुद सामने खड़ा है। मैं आपको खोना नहीं चाहती, लेकिन इससे ज्यादा मैं खुद को झूठा साबित होने नहीं दूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता ने कमरे का माहौल बदल दिया। विक्रांत ने मन्नत की ओर देखा, और पहली बार उनकी आंखों में वो भरोसा लौटा जो कई दिनों से खो चुका था। विक्रांत ने नीतू की ओर मुड़कर कहा, अगर तुम्हारे पास कोई अंतिम सच है तो यही वक्त है, क्योंकि इसके बाद तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। नीतू का शरीर अब और खड़ा नहीं रह पा रहा था। मैंने किसी को नहीं मारा, उसने कहा। मैं सिर्फ डर गई थी। मुझे लगा सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। उसकी आवाज टूट गई। मैंने गलती की, लेकिन नीयत वो नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। ये स्वीकारोक्ति परिवार के हर सदस्य के दिल में आग की तरह उतरी। दादी ने धीरे से कहा, गलती और गुनाह में फर्क होता है नीतू, और तुमने सिर्फ गलती नहीं की। मन्नत ने सिर झुकाकर कहा, अब फैसला आपके हाथ में है विक्रांत। वो पल परिवार के इतिहास का सबसे भारी पल बन गया, और अंत में विक्रांत ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में टूटन, दर्द और दृढ़ता तीनों का मिश्रण था। जो सच सामने आया है, उसके बाद इस घर में सिर्फ सच्चाई रहेगी, चाहे उसे पाने के लिए हमें कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनकी इस बात ने कमरे की दीवारों को भी हिला दिया। नीतू ने अपनी हार मान ली, पहली बार पूरी तरह टूटते हुए।